हाँ, तो आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो हम लास्ट क्लास के अंदर स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कर चुके थे बच्चों। पॉइंट डिफेक्ट्स की कैटेगरी में अब हम सेकेंड टाइप का डिफेक्ट करेंगे, दैट इज इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्या होता है? जब मैंने NaCl का क्रिस्टल बनाना शुरू किया, देखिए बच्चों, जब मैंने NaCl का क्रिस्टल बनाना शुरू किया तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हमारे पास NaCl के अलावा कोई Na+ के अलावा कोई दूसरा कटायन हमारे क्रिस्टल लैटिस के अंदर Na+ की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा किस टाइप का डिफेक्ट देखने को मिलेगा बच्चों? यहाँ पर हमें इम्प्यूरिटी डिफेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए बच्चों, जैसे ये हमारा NaCl का क्रिस्टल है, यहाँ पर मैंने क्या किया, इम्प्यूरिटी डाल दी, किसकी? स्ट्रोंशियम की, Sr2+ आयन की इम्प्यूरिटी डाल दी। तो ये Sr2+ आयन क्या करेगा बच्चों? यहाँ पे जो Na+ की लैटिस पॉइंट होंगे, ये जो हमारा जहाँ पर Na+ की पोजीशन होनी चाहिए थी, वहाँ पर क्या कर लेगा? Sr2+ अपनी एक पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है बच्चों, Sr2+ यहाँ पर एक पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि स्ट्रोंशियम के ऊपर 2+ का पॉजिटिव चार्ज है और सोडियम के ऊपर +1 का पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों कि हमारा स्ट्रोंशियम के ऊपर 2+ का पॉजिटिव चार्ज है और सोडियम के ऊपर +1 का पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या एक स्ट्रोंशियम आयन एक Na+ आयन को रिप्लेस करेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जो एक स्ट्रोंशियम आयन है, वन स्ट्रोंशियम आयन क्या करेगा? विल रिप्लेस 2 Na+ आयंस, 2 Na+ आयंस को रिप्लेस करेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर बच्चों एक स्ट्रोंशियम का आयन 2 Na+ के आयन को रिप्लेस करेगा। अब सवाल ये उठ के आता है कि एक तो हमारा लैटिस पॉइंट यहाँ पर ऑक्यूपाई हो गया, तो ऐसी स्थिति में अगर 2 Na+ आयन इस क्रिस्टल लैटिस से गायब हो गए तो जो दूसरा लैटिस पॉइंट होगा उस पोजीशन पर क्या होगा? देखिए बच्चों, जब अगर 2 Na+ आयन हमारे इस क्रिस्टल से रिमूव होंगे तो ऐसी स्थिति में एक तो Sr2+ ऑक्यूपाई कर लेगा और दूसरा हमारे पास क्या रह जाएगी बच्चों? यहाँ पर एक वेकेंट साइट, यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगी? एक वेकेंट साइट। तो जब इस टाइप का इफेक्ट हम देखते हैं, इस टाइप की इम्प्यूरिटी का जब हम एंट्री देखते हैं किसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। आई होप सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को। 1 Sr2+ आयन विल रिप्लेस 2 Na+ आयन इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। ठीक है बच्चों, अब यहां पर होगा क्या? 1 Sr2+ आयन occupies the lattice site of 1 Na+ ion and leaves 1 vacant site। ठीक है बच्चों, एक Na+ आयन यहाँ पर हमारे पास एक Na+ आयन की लैटिस साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा और दूसरी एक वेकेंट साइट को छोड़ देगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी बच्चों। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी टाइप के डिफेक्ट का। इम्प्यूरिटी जब हमें इम्प्यूरिटी मिलेगी किसकी? कैडमियम क्लोराइड CdCl2 की इम्प्यूरिटी मिलेगी इन द क्रिस्टल्स ऑफ AgCl। तो यहाँ पर भी सेम चीज होगी बच्चों। यहाँ पर हमारे पास आयन कौन सा है CdCl2 का बच्चों? यहाँ पे Cd2+ आयन है और यहाँ पर हमारे पास कितना आयन है? Ag+ का आयन है। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पे क्लियर होती है कि यहाँ पर भी 1 Cd2+ आयन विल रिप्लेस 2 Ag+ आयन। कितने आयन को रिप्लेस करेगा? 2 Ag+ आयन को रिप्लेस करेगा और सिमिलरली एक लैटिस साइट को ऑक्यूपाई करेगा और एक वेकेंट साइट को छोड़ देगा। आई होप ये इम्प्यूरिटी डिफेक्ट सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं बच्चों।
स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट हमने कर लिया था, इंप्योरिटी डिफेक्ट भी हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बच्चों नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, देखिए बच्चों नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर हमारे पास जो हम आयंस होते हैं या फिर जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो स्टोइशियोमेट्री होती है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक Ab2+ का हमारा कंपाउंड है तो जो A और B है वो किस रेशो के अंदर एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, यहाँ पे 1:2 की रेशो के अंदर। यानी कि अगर हमारे पास डिफेक्ट भी आएगा इनके क्रिस्टल्स के अंदर, अगर हमें डिफेक्ट भी मिलेगा तो डिफेक्ट के अंदर स्टोइशियोमेट्री बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है बच्चों। अब लेकिन नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो स्टोइशियोमेट्री होती है कंपाउंड्स की वो बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है और जो रेशो होती है वो भी डेविएट हो जाती है। जो एक्सपेक्टेड रेशो होती है वो हमें नहीं मिलती, कुछ अलग सी रेशो हमें देखने को मिलती है, कुछ फ्रैक्शनल रेशोज भी हमें देखने को मिलती है। तो इस टाइप के डिफेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। डिफेक्ट्स दैट disturb the stoichiometry of solid substance। सॉलिड सब्सटेंस की जो स्टोइशियोमेट्री को डिस्टर्ब कर दे उन टाइप के डिफेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है बच्चों। अब हमने देखा था चार्ट में, आप सभी ने देख लिया था ये चीज कि जो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं बच्चों। एक होता है हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है बच्चों हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये जो हमारे नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं बच्चों वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज योर मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड द सेकंड वन इज योर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है बच्चों। अब ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज और दूसरे होते हैं बच्चों यहां पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायंस। जब एक्स्ट्रा केटायंस हमारे पास मौजूद होते हैं उसकी वजह से जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट आता है वो। ठीक है बच्चों। तो ये दो टाइप के डिफेक्ट को अब हम डिटेल में देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों मेटल एक्सेस डिफेक्ट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर जो हमें सबसे पहले देखना है वो कौन सा देखना है, ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज। अनायनिक वैकेंसीज की वजह से होने वाला मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस जैसा कि बच्चों नाम से ही क्लियर है, मेटल का एक्सेस होना यानी कि कटायन का एक्सेस होना। अब कटायन का एक्सेस दो तरीके से हो सकता है, या तो अनायन कम हो जाए या कटायन बढ़ जाए। तो अभी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जिसके अंदर अनायन कम हो जाएंगे यानी कि अनायन की वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कि इसके अंदर होता क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर लिया एक NaCl का क्रिस्टल। देखिए बच्चों NaCl का क्रिस्टल लिया हमने। देखिए बच्चों अब इस NaCl को क्रिस्टल के हमने क्या किया, इसको हीटिंग करी इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स। कैसे हीटिंग करी बच्चों हमने इसकी, सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस के अंदर हमने इसकी हीटिंग करी। ये क्या है हमारे पास, सोडियम के वेपर्स हैं। देखिए बच्चों ये क्या है हमारे पास, सारे के सारे सोडियम के वेपर्स हैं। ये हमारे पास क्या है, क्रिस्टल है, क्रिस्टल ऑफ NaCl। और ये हमारे पास क्या है, वेपर्स ऑफ सोडियम। सोडियम के हमारे पास वेपर है। अब हमने इन दोनों को साथ में हीट किया, तो साथ में हीट करने से क्या होगा बच्चों, ये जो हमारा सोडियम है ये क्या करेगा बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा Na++ इलेक्ट्रॉन। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा Na++ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा जो हम हीट एनर्जी देंगे उसे। और इस प्लस चार्ज की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए भागता हुआ हमारा जो Cl- है वो डिफ्यूज होकर सरफेस के ऊपर आ जाएगा,
ताकि ये जितने भी हमारे सोडियम एटम है ये हमारे क्रिस्टल के साथ जुड़ जाएं। इनकी तो इच्छा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा Na+ और Cl- ज़्यादा से ज़्यादा आयंस इनके क्रिस्टल के साथ जुड़ें और ये क्रिस्टल की स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़े, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस के अंदर कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बहुत अच्छी होती है। तो क्या होता है बच्चों, ये जो सोडियम के वेपर्स हैं, ये सोडियम के वेपर्स अपने आप को कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट Na+ इलेक्ट्रॉन के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं और इसकी इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए Cl- भागता हुआ सरफेस के ऊपर डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल उठ के ये आता है कि ये Na+ जो है ये तो क्रिस्टल का हिस्सा बन जाएगा और ये Cl- इसकी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर देगा, इसके चार्ज को भी सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन यहां पर जो वैकेंसी क्रिएट होगी उसका क्या? यहां पर भी तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी की कहीं ना कहीं तौहीन होगी। अब इस तौहीन को रोकने के लिए क्या होता है बच्चों, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन हमारा सोडियम आयन मतलब जो हमारा सोडियम एटम है वो रिलीज करता है, ये इलेक्ट्रॉन फट से इस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है ताकि इस इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को किसी भी तरीके से हार्म ना हो, तौहीन ना हो इसकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इसके यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारे पास फाइनल निकल के आता है रिजल्टेंट, वो कुछ इस तरीके का निकल के आता है। सरफेस के ऊपर सेम हमारी जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी है वैसी की वैसी बनी रहती है। ठीक है बच्चों, और ये जितने भी सोडियम एटम हैं ये Na+ की फॉर्म में सरफेस पे चिपक जाते हैं, नीचे से क्लोरीन आयन भागते हुए आते हैं ताकि इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सके, और अल्टीमेटली जो इनकी पोजीशन होती है यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन चिपक जाता है, बैठ जाता है। ठीक है बच्चों, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठ जाता है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। देखिए बच्चों, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को मेंटेन कर रहा है। टू मेंटेन इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। आई होप सभी बच्चों को ये चीज पता होगी कि इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या होता है। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल होता है जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, इन दोनों का बैलेंस कभी भी खराब नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आई होप ये चीज क्लियर होगी। तो इसको हम बोलते क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन हमारा ऑक्यूपाई हो जाता है इसको हम बोलते हैं बच्चों एफ सेंटर। क्या बोलते हैं हम बच्चों इसको? एफ सेंटर। एफ सेंटर की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? फार बेंजेंटर सेंटर। पर इस चीज को कोई नहीं पूछता। अगर तुमसे पूछा जाए कि एफ सेंटर क्या होता है तो एफ सेंटर के बारे में सीधा सीधा आपको बच्चों ये लिखना है, इट इज द इलेक्ट्रॉन दैट इज ट्रैप्ड इन द क्रिस्टल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस दैट गिव्स कलर टू द सॉलिड सब्सटेंस, जो सॉलिड सब्सटेंस को कलर देता है और ट्रैप हो जाता है हमारे क्रिस्टल्स के अंदर। ठीक है बच्चों, लिख देता हूं मैं आपके लिए यहाँ पे एफ सेंटर की एक डेफिनेशन ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि जनरली एक नंबर में ये सवाल पूछ लिया जाता है। अनायनिक साइट्स occupied by unpaired इलेक्ट्रॉन, जो अनायनिक साइड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एफ सेंटर। आई होप ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिन भी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है वो ध्यान से देखिए कि मैं आप स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूँ, और जिनको नहीं क्लियर हुआ है वो भी ध्यान से देखिए कि मैं स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट से आप सभी बच्चों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो जो चीज़ें मैंने बोली है मैं वो सब लिखूंगा यहाँ पे, आप सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, व्हेन crystals of NaCl is heated in the presence of सोडियम वेपर्स। Na वेपर्स के प्रेजेंस में जब हम क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो क्या होता है बच्चों? यहाँ पर हमारा जो Cl- है डिफ्यूजेस टू द सरफेस, सरफेस की तरफ ये क्या करता है? डिफ्यूज कर जाता है एंड कंबाइन विद सोडियम एटम्स, सोडियम एटम के साथ कंबाइन कर लेता है ताकि वो अल्टीमेटली क्या बना सके? क्रिस्टल को और ज़्यादा मजबूत कर सके, NaCl बना सके। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक लास्ट चीज़, अनायनिक साइट्स इज देन occupied
बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन हमारा सोडियम रिलीज कर देता है वो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है, उस अनायनिक साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इस टाइप से हमारा क्या, किस टाइप का डिफेक्ट देखने को मिलता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज। लेकिन यहाँ पर खास चीज़ क्या है, अब खास चीज़ के बारे में बात करेंगे बच्चों। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन के ट्रैप होने की वजह से जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कलर्ड हो जाते हैं, इनके अंदर कलर्स आ जाते हैं और यही आइडेंटिफाई करवा पाते हैं कि हमारा जो क्रिस्टल है वो किस पर्टिकुलर सब्सटेंस का है और उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ है या नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारा NaCl है इसकी वजह से कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और LiCl में अगर इस टाइप का डिफेक्ट देखने को मिलेगा तो बच्चों यहाँ पर आपको किस टाइप का कलर देखने को मिलेगा, पिंक कलर देखने को मिल सकता है। सिमिलरली KCl के अंदर भी आपको वॉयलेट कलर देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ कलर्स हैं जो जनरली कुछ सिंपल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इसका CBSE में रेयर कभी पूछ ले या वाइवा के क्वेश्चंस के तौर पे इनको यूज़ किया जाता है। बट इस टॉपिक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सवाल ध्यान देने वाला है, दैट इज योर F सेंटर एंड जो बेसिक जो हमारा प्रोसीजर है मेटल एक्सेस के डिफेक्ट का। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखेंगे बच्चों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन। ड्यू टू the presence of extra cation। चलिए बच्चों अब ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है बच्चों। मान लीजिए हमारे पास जिंक ऑक्साइड का एक क्रिस्टल है, ठीक है बच्चों। अब इस जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को जब मैं हीट करता हूं तो हीट करने से क्या होता है, हमारे जो ऑक्सीजन है दैट इज O2 माइनस आयन है, ये O2 के अंदर कन्वर्ट होके गैस की फॉर्म में उड़ जाते हैं, ठीक है बच्चों। O2 में कन्वर्ट होके गैस की फॉर्म में उड़ जाते हैं और कटायन को छोड़ देते हैं। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है, सबसे पहली चीज, जब अनायन अपनी वैकेंसी मतलब अनायन अपनी लैटिस साइट को छोड़ देगा तो ऐसी स्थिति में उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे कटायन की लैटिस साइट है वो ऑटोमेटिकली बच्चों क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसका कोई भी यूज नहीं होता। यानी कि हमारे क्या होता है, क्रिस्टल की वॉल्यूम कम हो जाती है और अनायन जैसे ही अपनी लैटिस साइट को छोड़ता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कटायन की साइट होती है वो भी खत्म हो जाती है। कटायन को अपना घर छोड़ना पड़ता है, अनायन छोड़ेगा तो उसके साथ कटायन को भी अपना घर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब सवाल उठता है कि कटायन अपना घर कैसे छोड़े। कटायन तो यहाँ पर मौजूद है, कटायन को तो क्रिस्टल में ही रहना है, तो ऐसी स्थिति में ये जो कटायन होता है अपना घर छोड़ के साइड में ही क्रिस्टल में कहीं झुग्गी झोपड़ी डाल के रहने लग जाता है। और मतलब क्या, इसका क्या हुआ, ये इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है बच्चों। क्या करता है, इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेता है, ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। जो हमारा अनायन है वो छोड़ के भाग गया तो उसके करस्पॉन्डिंग कटायन की वैकेंसी खत्म हो गई और इस कटायन को अपने ही लैटिस के अंदर किसी इंटरस्टिशियल साइट्स के साथ सेटिस्फैक्शन करनी पड़ी। अब देखिए बच्चों, अगर ये इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी तो फिर से दिक्कत में आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज अगर रह जाएगा तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज की हमारी क्या हो गई, डेंसिटी बढ़ जाएगी क्रिस्टल के अंदर, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, हमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ऑक्यूपाई नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट्स, ताकि हमारी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी क्या रह सके बच्चों, मेंटेन रह सके। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है बच्चों। चलिए अब इलेक्ट्रॉन अगर हमारा सॉलिड सब्सटेंस के अंदर मौजूद होगा तो ये जो हमारा जिंक ऑक्साइड है ये भी कलर इम्पार्ट करता है और किस टाइप का कलर देता है बच्चों, येलो कलर ये जिंक ऑक्साइड हमें देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। डिफेक्ट की वजह से ये भी हमें किस टाइप का कलर देता है बच्चों, येलो कलर देता है। आई होप ये चीज़ें सभी बच्चों को समझ में आ गई होंगी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बच्चों मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट।
चलिए बच्चों मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। ये डिफेक्ट्स हमारे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो बनते हैं, एक उम्मीद, मतलब ऐसा नहीं होता कि ये डिफेक्ट हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा डिफेक्ट आए, लेकिन कई बार क्या होता है, कटायन जो होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, कई बार हमारे मैन्युफैक्चर करते हुए भी कोई सब्सटेंस वो स्टोइशियोमेट्रिक कंपोजिशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या लिया, FeO लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, FeO लिया। यहाँ पर हम जानते हैं कि जो आयरन है इसकी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बच्चों, +2, ठीक है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बच्चों, -2। ये चीज़ हमें क्लियर है। लेकिन जो आयरन होता है ना बच्चों, ये आयरन हमारा दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, दो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, दैट इज +2 एंड +3, ठीक है बच्चों। ये क्या करता है, दो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कई बार हम अगर फेरस ऑक्साइड दैट इज FeO अगर हम इसको मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करें तो क्या होता है, जो Fe3+ है वो भी फॉर्म हो जाता है, यानी कि Fe3+ के आयंस भी फॉर्म हो जाते हैं। और अगर Fe3+ के आयंस फॉर्म होंगे और वो क्रिस्टल लैटिस का हिस्सा बनेंगे तो वो क्या कर देते हैं, स्टोइशियोमेट्री को पूरे तरीके से डिस्टर्ब कर देते हैं। चलो देखते हैं कि कैसे ये स्टोइशियोमेट्री को डिस्टर्ब करते हैं। देखिए बच्चों, ये है हमारे पास Fe2+ का आयन, ठीक है, और हमारे पास साथ में उसके साथ क्या है, O2- का आयन। तो उम्मीद तो ये थी कि हमारा क्या हो गया, सीधा सीधा हमारा लैटिस बनेगा, Fe2+ और O2- का बढ़िया सा लैटिस क्रिएट हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लो इस Fe2+ की जगह अगर मेरे पास Fe3+ का आयन आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, Fe3+ का आयन यहाँ पर आ जाए, ठीक है बच्चों। अब ये Fe3+ आयन क्या करेगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखना है हमें यहाँ पे। तो 3 Fe2+ आयंस जो होंगे, 3 Fe2+ आयंस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, इज रिप्लेस्ड बाय, फॉर एवरी 3, ठीक है, इज रिप्लेस्ड बाय 2 Fe3+ के आयंस। समझ में आया बच्चों। यहाँ पर भी हमारे पास 2 × 3 कितना हुआ, 6, और यहाँ पे भी हमारे पास कितना हुआ, 6। अगर 6 जाएंगे तो 6 ही आएंगे, 7, 8, 10 नहीं आ सकते बिल्कुल भी, ठीक है बच्चों। तो फॉर एवरी 3 Fe2+ आयन, फॉर 3 Fe2+ आयन इज रिप्लेस्ड बाय 2 Fe3+ आयन। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर मैं Fe3+ का आयन लेकर आ रहा हूँ तो क्या होगा, इसके बाद एक बार देखने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या करा, 2 Fe3+ के आयन लेकर आ गया, तो एक हमारी क्या हो जाएगी, वेकेंट साइट क्रिएट हो जाएगी। देखो 2 Fe3+ के आयन तो हमारी क्या करेंगे, लैटिस साइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे, और बचा जो तीसरी साइट होनी चाहिए थी इसकी, जो इसकी थर्ड साइट होनी चाहिए थी, वो क्या हो जाएगी, वेकेंट रह जाएगी। क्या रह जाएगी बच्चों, यहाँ पे वेकेंट रह जाएगी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल वेकेंसी। यहाँ पे क्या हो गई, दिस इज वेकेंट साइट, ठीक है बच्चों। आई होप समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए 3 Fe2+ आयन क्या हुए, रिप्लेस हो गए 2 Fe3+ आयन से। अगर 3 साइट्स हैं हमारे पास, 2 ऑक्यूपाई हो गई, तो हमारे पास वेकेंट साइट कितनी रह जाएगी, एंड लीव्स, एक वेकेंट साइट रह जाएगी, एंड लीव्स 1 वेकेंट साइट, ठीक है। तो ये मैंने उस तरीके से भी समझा दिया कि इम्प्यूरिटी टाइप का भी हो गया, प्लस उसके साथ साथ ये कभी भी FeO डायरेक्ट स्टोइशियोमेट्रिक कंपोजिशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, Fe3+ इंटरफेरेंस करने लग जाता है, ठीक है बच्चों। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जितनी उम्मीद थी हमें Fe2+ आयन की, या फिर आयरन के आयन की प्रेजेंस की जितनी उम्मीद थी, उससे कम आयन प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि Fe3+ का इंटरफेरेंस बढ़ जाता है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। Sometimes it is difficult to prepare. Sometimes it is difficult to prepare solid in the stoichiometric composition due to presence of more than one stable oxidation state,
एक से ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से कभी कभी हमारे क्या होते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दिखने को मिल जाते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बच्चों, तो अब अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो हमारी जो FeO है वो डायरेक्ट इस टाइप की कॉम्पोजिशन में तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो किस रेंज में एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है Fe 0.93 ऑक्सीजन टू Fe 0. यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 0.96 ऑक्सीजन। एक बार काट के फिर से लिख देता हूँ तो आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। Fe 0.96 ऑक्सीजन, तो यानी कि जहाँ एक Fe एटम होना चाहिए था या फिर एक Fe का आयन होना चाहिए था, वहाँ एक से कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि Fe3+ की इंटरफेरेंस आ जाती है। आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। दिस इज व्हाट वी कॉल मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर, ताकि आपको दिक्कत ना आए कि मैं आखिरकार ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों कम हो जाती है हमारी यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री कटायन के केस के अंदर। चलिए देखिए बच्चों, सवाल देखते हैं हमारे पास सवाल क्या है। देखिए बच्चों, सवाल है हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है निकल का, निकल ऑक्साइड का, दैट इज Ni 0.98 ऑक्सीजन 1.00, यानी कि बनाना तो क्या था हमें, NiO, यानी कि जिसके अंदर NiO बनाना था, जिसमें निकल की हमारी क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट +2, लेकिन वो तो बनी नहीं, एग्जैक्ट स्टोइशियोमेट्री बनी नहीं, क्योंकि शायद निकल के केस के अंदर भी हमारे पास क्या था, दो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट थी, दैट इज Na+ एंड Ni2+ एंड Ni3+। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब सवाल तुमसे पूछता है, बताओ कि भाई फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज Ni2+ एंड Ni3+। ये सवाल है तुम्हारे सामने कि कितनी फ्रैक्शन Ni2+ की मौजूद होगी इस फॉर्मूले के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर, और कितनी फ्रैक्शन Ni3+ की मौजूद होगी। चलिए बच्चों एक बार देखते हैं इस सवाल को ढंग से। देखिए अब मान लीजिए लेट वी हैव 100 O2- आयंस। कितने होंगे, मान लो हमारे पास कितने O2- के आयंस हैं, 100 O2- के आयंस हैं। ठीक है बच्चों, कितने आयंस हैं, 100 O2- के आयंस हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास निकल के कितने आयंस मौजूद होंगे, देन दिस इंप्लाइज वी हैव, मतलब फॉर एवरी 100 वी कैन से दैट निकल के हमारे पास 98 आयंस मौजूद होंगे। होंगे कि नहीं होंगे बच्चों, वी हैव 98 Ni2+ या फिर Ni3+, इनमें से किसी के भी आयंस मौजूद हो सकते हैं। फॉर एवरी 100 O2- के आयन वी विल बी हैविंग 98 Ni2+ या फिर Ni3+ के आयंस उसके पास होंगे, लेकिन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी कभी भी हार्म नहीं होगी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, किस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे इक्वेशन को। देखिए बच्चों, अगर हमारे पास 100 ऑक्सीजन है, देखिए ये हमारे पास कितने, 98 है, कितने हैं बच्चों, 98 है। अब मैंने निकल के कितने मान लिए, x मान लिए, कितने मान लिए बच्चों, x मान लिए, तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Ni2+ के लिए, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा फॉर Ni2+ के लिए चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा चार्ज फॉर Ni2+। x आयन है और कितना हो जाएगा, फॉर एवरी आयन वी हैव +2 का चार्ज, तो कितना चार्ज हो गया बच्चों, 2x का चार्ज हो गया। देखिए बच्चों, अब Ni3+ के लिए बात करूं तो चार्ज कितना है हमारे पास, +3 का चार्ज है। कितना चार्ज है बच्चों, +3 का। अगर हमारे पास x आयंस मौजूद हैं Ni2+ के, तो Ni3+ के कितने होंगे, 98 - x। कितने होंगे बच्चों यहाँ पे, 98 - x फॉर Ni3+। देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या है, x क्या हो गया यहाँ पे, आयंस Ni2+ के, Ni2+ आयंस प्रेजेंट इन क्रिस्टल। हमने क्या ले लिए, फॉर एवरी 100 के लिए x ले लिए। अगर x हमारे पास Ni2+ के होंगे बच्चों, तो Ni3+ के डेफिनेटली कितने होंगे, 98 - x।
टोटल हमारे पास 98 है, एक x है तो दूसरा कितना होगा 98 माइनस एक्स। ठीक है, Ni2+ में चार्ज कितना है हमारे पास 2 का, तो मैंने एक आयन पे अगर 2 का चार्ज है तो x आयन पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों 2x का, और अगर एक आयन पे 3 का चार्ज है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों 3 × में 98 माइनस x का। तो ये हमारे पास क्या हो गया टोटल कटायनिक चार्ज फॉर 98 आयंस के लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा कटायनिक चार्ज। अब अनायनिक चार्ज कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, कितने आयंस हैं हमारे पास ऑक्सीजन के 100 आयंस हैं, और हर आयन के ऊपर कितना चार्ज है -2 का चार्ज है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी का ध्यान रखते हुए ये सब किसके बराबर होगा बच्चों 0 के, यानी कि ओवरऑल चार्ज जो होगा सॉलिड क्रिस्टल पे वो कितना होगा बच्चों 0। ठीक है, आई होप ये इक्वेशन आपको क्लियर हो गई होगी, और अगर क्लियर नहीं होगी तो कमेंट बॉक्स पे आप डालिएगा, मैं वहां पे आपको जवाब दूंगा। ठीक है, अगर इक्वेशन क्लियर हो गई हो तो लाइक ठोकिए जल्दी जल्दी से। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2x प्लस 294, मैंने 98 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया 294 माइनस 3x। 100 को जब मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों -200। ठीक है, चलो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 94 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आउट ऑफ एवरी 98 कटायंस ऑफ निकल, मतलब 98 कटायन अगर निकल के हैं, वी हैव 94 Ni2+ आयन। ये x किसको रेफर करता है Ni2+ को रेफर करता है, कितने होंगे वी हैव 94 Ni2+ आयंस, एंड अगर 94 इसके हैं आउट ऑफ 98 तो हमारे पास Ni3+ के कितने बचेंगे एंड 4 Ni3+ आयंस। ठीक है बच्चों, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए एक बार फ्रैक्शन भी देख लेते हैं। अगर मैं लिखूं यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ Ni2+ आयंस तो किसके बराबर आएगा यहाँ पे 94 डिवाइड बाय 98, तो ये लगभग हमारी वैल्यू आएगी 0.96 के बराबर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं फ्रैक्शन निकालूंगा बच्चों Ni3+ आयंस का तो वो किसके बराबर आएगा बच्चों 4 डिवाइड बाय 98, दैट विल बी इक्वल टू 0.04। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहाँ पर हमारा डिफेक्ट का सारा पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि सॉलिड सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से हम परख सकते हैं और क्या क्या उसके आउटकम्स निकल के आते हैं। चलिए बच्चों, ओके बच्चों।